जेपीसी नहीं चाहते पवार तो एकता का बंटाधार। अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष है उसमें कोई दरार आएगी। कोई दरार नहीं आएगी, न महाराष्ट्र में आएगी न राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। पवार की गूगली में फंस गई कांग्रेस। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं कमेटी में उसमें बहुमत बीजेपी का होता है, तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बनाते। क्या राहुल के साथ पवार ने कर दिया खेल? जरूर शरद पवार साहब की भूमिका गौतम अडानी और उनके ऊपर के जो इल्जाम लगे अब तक उस बारे में उनकी बात है। बयाने पवार, अडानी पर दरार। और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। अडानी पर क्यों पिघले शरद पवार? राहुल जी के सवालों से ये सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। विपक्षी कुनबा कैसे बचाएंगे राहुल? ये सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। एकता में दरार, अब क्या करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी। पवार की पावर, राहुल को झटका। एक भी सवाल इनसे अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। तो अडानी पर पवार का बयान और मच गया घमासान। आखिर पवार जेपीसी क्यों नहीं चाह रहे हैं? जब विपक्ष चाहता है कि जेपीसी गठित हो, लेकिन पवार क्यों नहीं चाहते कि जेपीसी गठित हो? आखिरकार क्या वाकई ये बयान संकेत देता है कि विपक्षी एकता का बंटाधार हो गया? और क्या पवार की गूगली में वाकई में कांग्रेस फंस गई या फिर राहुल गांधी? शरद पवार ने ऐसा क्या कहा, पहले वो जानिए। शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हिडनबर्ग क्या है। एक विदेशी कंपनी इस देश के एक आंतरिक मामले पर स्टैंड ले रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि एक हेड कंपनी को हमें कितना महत्व देना चाहिए। अब जेपीसी की बात को लेकर आगे पवार कहते हैं कि सभी विपक्ष ने कहा यह सच है और हमारी पार्टी भी इसमें शामिल है, यह भी सच है। लेकिन जेपीसी के गठन में 21 लोग होंगे और उसमें से 15 रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ता दल के होंगे। विपक्ष के सिर्फ 5-6 लोग ही होंगे। तो वो क्या सच्चाई सामने लेकर आएंगे? इसलिए पवार साहब ये कहते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने का जो दूसरा विकल्प दिया है वो ज्यादा ठीक है। यानी वो जेपीसी की मांग को सिरे से नकार रहे हैं। अडानी के मसले पर जिस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस शोर मचा रही है, उस मुद्दे पर उस गुब्बारे की हवा पवार साहब निकाल रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या राहुल के साथ पवार साहब ने खेल कर दिया? और बयाने पवार, अडानी पर विपक्ष में दरार। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी कुनबा कैसे बचाएंगे अब राहुल, क्योंकि एकता में दरार अब कांग्रेस क्या करेगी। पहले पवार साहब के 2 बयान आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर होंगे कुछ ही देर में। लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए। मैंने ये कहा कि एक जमाना ऐसा था कि
एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा सूर्य फारसी पर किसी चीज़ करना हो तो टाटा बिरला का नाम किसी चीज़ करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे। तो अडानी पर नरमी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस क्या वाकई में टेंशन में आ गई है, क्योंकि पवार साहब का यह रुख एक किस्म से विपक्षी एकता के लिए एक जोर का झटका माना जा रहा है, या फिर बयान के कुछ और मायने भी हैं जो पर्दे के पीछे लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, भूदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी मुकलेश शेख साहब जुड़ गए हैं जो एनसीपी के चेहरे हैं, हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर कौशल कांत जी, शुरुआत आपकी से करता हूं। आज तो बहुत खुश होंगे आप कि नहीं? ये तो राहुल जी से पूछिए कि वो कितना खुश हैं, क्योंकि ये मुद्दा उनका था, विपक्ष का मुद्दा था और पक्ष के मुद्दे में प्रॉब्लम आई है और उनके अपने दलों के बीच में कोई संगठनात्मक काम कुछ नहीं हो पा रहा है। वो आपस में बटे हुए, ममता जी उधर मना कर चुकी हैं, शरद जी ने आज मना कर दिया। तो ये विपक्ष की प्रॉब्लम है, इसमें पक्ष को क्या करना? पक्ष का नहीं, मसला तो वही था ना, मामला सुप्रीम, मसला तो पक्ष और विपक्ष के इतर उसी का था ना, जो परसेप्शन नैरेटिव की लड़ाई हो रही थी। अब तो उसकी हवा खुद पवार साहब ने निकाल दी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप खुश तो होंगे ना आज कि नहीं? देश की जनता खुश है और जुडिशरी में अगर मामला चल रहा है तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को कमेंट करना चाहिए। ये तो विपक्ष की नाजायज मांग थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है वो उसको एग्जामिन कर रही है और अगर इनके पास कुछ भी साक्ष्य है तो सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। उसके बाद भी जीपीएससी की मांग करते हुए पूरा देखिए एक सत्र पूरा निकल गया और सत्र का काम नहीं चला, तो इससे क्या फायदा? मुझे लगता है कि देश की जनता खुश होगी, कम से कम अब पार्लियामेंट का टाइम। अच्छा, मतलब बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पवार साहब के बयान को लेकर? बीजेपी के पवार साहब का ये अपना वक्तव्य है और ये कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है उनकी। नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं जो पवार साहब ने बोला? कोई भी आदमी अगर पवार साहब सही बात बोलेंगे तो मुझे अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी तो आपको कैसे पता चला पवार साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बात यह है कि पक्ष ये चाहता था, सत्ता पक्ष ये चाहता था कि जेपीसी के ऊपर ना गठित की जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ। अब इसमें कितने भी विपक्षी दल आके हमारे समर्थन में खड़े होंगे तो इसमें अच्छे बुरी लगने की बात नहीं है। ये बात समर्थन की और सच्चाई की है। अच्छा, समर्थन और सच्चाई की है, सच्चाई पे भी आएंगे। लेकिन भूदेव जी, मैं कुछ जानना चाह रहा था आपसे, कुछ आप हमारे मित्र भी हैं, टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है, ऑल इज वेल? नहीं तिलक जी, बिल्कुल एकदम ठीक है। हाँ। बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। अगर तो पवार साहब से पूछो ना, पवार साहब से मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। पवार साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी राय है। तो फिर पवार साहब देश की जनता तो जानना चाहती है। नहीं, आप देखिए चिट्ठी में हस्ताक्षर तो आप ही दिखाते ना, देखिए पवार साहब का भी हस्ताक्षर है। तो मैं सवाल आपसे तभी तो पूछ रहा हूं ना, पवार साहब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठाने से देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है?
नहीं देखिए, मैं तिलक जी मेरी पूरी बात होने दो, मैं वही जी। आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इतना जानता हूँ कि आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि अडानी की शेयर कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। नहीं, अब ये अगर तो आप कोई सुबह किसी शाम को रात personal दिन interest नहीं सोते है, खाते सुनिए उठते मेरी, बैठते ये सब कुछ आज- पूछते हैं ना। मैं आज आपसे ये वही पूछ रहा हूँ तिलक जी, मैंने क्या कहा सर। कि आज जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को डरा कर धमका करके सरकारी कंपनियों का दुरुपयोग करके, चाहे वो मतलब? ईडी सीबीआई का कोई भी बयान देना कुछ भी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को ये डरा नहीं सकते। नहीं, ये नहीं, संसद कहना से भी क्या चाह निकाल रहे हैं दें, आप? तब भी वो आवाज को नहीं दबा सकते। ये उनके बंगलों को खाली करवा दें, वो नहीं अपनी जी, ना आवाज- मसला बंगला का नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, एक नहीं, मिनट, बिल्कुल। क्या कह रहे हो आप? मैं ज्यादा नहीं, पवार ये साहब को देखिए, डरा दिया राहुल उन्होंने। गांधी जी ने ये देश के लोगों का पवार जो साहब को मुद्दा डरा दिया उठाया उन्होंने। है, तो इसको ये कह रहे हो बिल्कुल देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि 20,000 करोड़ उदय रुपए जी आप अडानी की शेयर उदय जी आप कंपनियों में देखिए किसका घुमा रहे हो। है? एक मिनट डॉक्टर कौशल, जी, ये मैंने क्या- सुना, क्या आपने भी पवार सुना। साहब का बयान ईडी ये- सीबीआई आईटी के डर से दिया गया बयान है। इसका जवाब तो एनसीपी के माननीय प्रवक्ता बैठे हुए वो देंगे, मैं उसमें क्या बोलूं। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो इतने सीनियर और इतने नहीं, बड़े राहुल जी को नेता हैं। डराने की कोशिश की गई ना, ईडी से, सीबीआई से, संसद से बाहर निकाल के, बंगला खाली करा के, हर तरह से कोशिश की जा रही है राहुल जी को डराने की, लेकिन वो तो नहीं डरे। वो तो आज भी कहते हैं कि अडानी की शेयर कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। अगर सरकार अगर सच्ची है, सत्यता के साथ खड़ी है, तो जेपीसी गठित करे, देश के लोगों को इससे सत्य को सामने आने दो। क्यों डर रहे हैं आखिर इससे? ये क्यों डर रहे हैं? झूठ बोलने से क्या होता है? कौशल ये जी। सारे लोग मिल करके अभी चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सारी पार्टियां मिल करके गई थी कि ईडी सीबीआई से इनको बचा लिया जाए। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी पार्टियां मिल करके गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कहा गेट आउट। आम आदमी और नेताओं के लिए दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते, तो अगर भ्रष्टाचारी हो आज तो ठीक, उसके ऊपर कार्रवाई ठीक, होगी। एक मिनट मैं जरा शेख साहब को चर्चा में ले आऊं। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक है, लेकिन आप दुरुस्त कराइए। मुझे तो आप लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दिख रहा हूँ आपके चैनल में। नहीं, आप दिख रहे हैं और सबसे बेहतरीन आप ही दिख रहे हैं सर पूरे अच्छा, चैनल चलो में। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा शेख भाई, मेरे से कोई बोलिए पूछता सर। है कि आपके सबसे पसंदीदा राजनेताओं में कौन कौन है, तो मैं बोलता हूं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल। उसका एक अलग लॉजिक है। जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि भैया, कभी कहते हैं कनॉट प्लेस में जाके जय हनुमान जी, ठीक है, और फिर गुजरात जाते कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लगा दो। दूसरी जगह कहते हैं कि शनिदेव, जय शनिदेव, और फिर कहते हैं ये चोर है, ये चोर है। सुबह शाम कहते हैं सविनय निवेदन, माफीनामा, आपका छोटा भाई। ठीक, जहां लोग सोचना बंद करते हैं वहां केजरीवाल जी शुरू करते हैं। एक मुलायम सिंह यादव जी थे और तीसरे मेरे थे शरद पवार जी। शरद पवार जी कैसे? मैं उनको मानता हूं सियासत का एक पहलवान, जी सियासत का पहलवान, जी जो सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ जो तेल लगाते हैं ना सर पूरे शरीर पर, जब पहलवानी करने जाते हैं तो तेल लगाते हैं। जानते हैं सर क्यों तेल लगाते हैं ना पहलवान? जी बोलिए। तो वो इसलिए लगाते हैं सर, कोई पकड़े हाथ ना तो हाथ फिसल जाए। ये भी हाथ पकड़े तो हाथ फिसल जाए। पवार जी सियासत के वो पहलवान हैं जिसने हाथ पकड़ा और हाथ फिसल भी गया। नहीं आज दुनिया के अंदर आप लोग देख रहे किस तरह के जो चीज चर्चा हो रहा है ईडी सीबीआई को लेके और सारे चीजों को लेके, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और विपक्ष बोले तो नहीं, पवार साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा अडानी के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? पवार साहब सीनियर लीडर है, पवार साहब को मालूम है पीछे की स्टोरी क्या है, आगे क्या है। क्या है मुझे बताओ। मुझे सर ये राजनीति नहीं समझ में आती। क्या है पीछे की स्टोरी? पीछे की स्टोरी यही है। क्या? पवार साहब ने जो कहा कि हाथ आने वाला कुछ नहीं है, लेकिन पवार साहब ने अगर कहा तो क्यों कहा, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। नहीं, हमारे मैं वही सभी को। पूछ रहा हूँ, ये पीछे की स्टोरी मुझे समझ में नहीं आती। जो दिखाई दे रहा है मैं वही देख पा रहा हूँ। अगर आप मुझे नहीं, समझा कुछ- पाए पीछे की स्टोरी वो कुछ और आपको है। 2024 में समझ में आ जाएगा। 2024 में हम लोग दिखा देंगे। हमारा तैयार, हम सब विपक्ष जितने भी है सब साथ में है, और तैयारी हमारी जोरों शोरों से चालू है। नहीं, वक्त पर्दे के रहना पीछे चाहिए, की विपक्ष स्टोरी भारत क्या देश है? में नहीं आपने कहा रहेगा। 2024 में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे? अब क्या बताएंगे? अभी जो मुद्दा था वही मुद्दा पवार साहब ने जो कह दिया वो कह दिया। उसमें हम नहीं, उन्होंने हमारे तो कहा पार्टी है ना उसके उनके कि साथ है। अच्छा, आपको जरूरत क्यों नहीं महसूस, एनसीपी को क्यों लगता है कि जेपीसी नहीं गठित होनी चाहिए? ये एमपीसी के बारे में पवार साहब को बहुत मालूमत है। पवार साहब उसके अंदर, आपको तो मालूम है पत्रकार जी, कि इसके बारे में जब पवार साहब जब कुछ बयानबाजी करता है और बयान देते तो एकदम वजन से और कायदे से बयान देता है। पढ़े लिखे नहीं, व्यक्ति वो है, बात भारत ठीक देश है में। आपकी। ये मुद्दा 24 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
किसानों के मुद्दा वो भी पड़ा है, देख रहे हैं, और बहुत महंगाई के मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं ना। पवार साहब ने गलत क्या कह दिया? पवार साहब ने कहा तो दिल्ली में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खंडन भी किया ना तरीके से। इसको जो बढ़ा के दिखा रहा है कि अब कांग्रेस की हमारी। भूदेव जी समझ में आया जो शेख साहब समझा रहे हैं आपको, या अलग से समझाएं? वो कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दे में दम बम नहीं है, जितना मुद्दा उठा रहे जोर जोर से चिल्ला रहे हो अडानी अडानी। रोज सुबह शाम वो जो जैसे माला जपते हैं ना हमारे यहाँ, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। और कांग्रेस का ये हाल होगा कि सुबह उठे, दोपहर को उठे, शाम को उठे, अडानी 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 अडानी, रात को सोते हुए भी अडानी अडानी अडानी, सपने में भी अडानी आते कि नहीं? तिलक जी, शेख साहब ने ये तो नहीं कहा कि कोई मुद्दा नहीं है। ये शेख साहब ने ये तो नहीं बोला है। शेख साहब ने बोला कि पूरा इसका मतलब क्या हुआ कि जेपीसी की मांग मत करो? नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? मैंने क्या कहा कि वो शरद पवार जी का एक अपना स्टेटमेंट हो सकता है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि आज देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। देश के लोगों को इसको जानने का हक है। ये अगर सत्ता में बैठी सरकार ये नहीं बता सकती तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। एक बार शेख साहब को समझाओ, देश को बेच करके मलाई। मुझे मत समझाओ, शेख भाई को समझाइए कि हाजी साहब इसलिए जेपीसी की जरूरत है। अगर समझा सकते हो तो समझा दो, समझा सकते हो? मुद्दा तो बहुत बड़े हैं ना देश में, ये भी मुद्दा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये मुद्दे नहीं है, ये भी बहुत बड़े, लेकिन ये नहीं, मसला जेपीसी का है। पवार साहब मना कर रहे हैं, जेपीसी की जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है इस तरह के मुद्दे उठाने से। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, भूदेव भाई मैंने कहा, जिन्होंने कहा आप उनको समझाइए ना, वो आपके सहयोगी हैं। तिलक जी मुझे ये बताइए कि सरकार किस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहती है सदन के अंदर? अगर किसानों का मुद्दा लेके आते हैं तो बिना डिस्कशन किए हुए किसानों के 3 काले कानून पास कर दिए जाते हैं। मैं आपको 1 मिनट देता हूं। भूदेव भाई, अगर भूदेव भाई, तिलक जी सुन लीजिए, भूदेव भाई, मैं इस चर्चा को सुनिए, अभी मैं नरेंद्र जी के पास भी नहीं गया। तो ये बात किस मुद्दे पे करना चाहती है सरकार, ये बताइए। भूदेव भाई मेरी बात सुनिए ना, सबसे ज्यादा वक्त तो मैं आप ही को दे रहा हूं ना। एक काम करो कि मैं 1 मिनट और आपको देता हूं और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अगर आप शेख भाई को यह समझाने में कामयाब हो गए कि इसलिए हमें जेपीसी चाहिए, तो मैं इस कार्यक्रम को हाथ जोड़ के यहीं वाइंड अप कर दूंगा, मतलब कि धन्यवाद बोल दूंगा सबको। आप समझा सकते हो, समझा दो, समझाओ। एक मिनट मैंने आपको दिया, सिर्फ आपको हाजी साहब को एड्रेस करना है और देश सुन रहा है। आप बोलो, समझाओ इनको जेपीसी चाहिए हमें, क्यों चाहिए? मैं वही आपको बता रहा हूँ, मुझे मत बताओ, हाजी साहब को समझाओ। मैं हाजी साहब को भी बता रहा हूँ। हाजी साहब, कोई भी देश का प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी एक राय हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी मुद्दे हैं, सुनिए, जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के क्या सदन में चर्चा हो पा रही है? हो गया। क्या सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है, या अडानी के मुद्दों को लेकर के, या महंगाई को लेकर के, या फिर रोजगार को लेकर के? कोई भाई, मैंने तो आपको मंच दिया, आप ये बताइए ना। मैंने तो आपको मंच दिया, मैंने कहा समझा सकते हो, समझा दो। और हम तो हो गया। नागरिक होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कितनी बार ये रोज पूछते हो, 50 घंटे आप लगातार शेल कंपनी। हो गया ना, 1 मिनट। हमारे देश अब ये बात पैसा है। भूदेव भाई मुद्दे पर हैं, यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हो ना, तो यहाँ कुछ नया बोलो। 1 मिनट रुको निरंजन जी, ये पवार साहब का बयान क्या लगता है आपको, 24 के लिहाज से, अडानी के मुद्दे के लिहाज से क्या लगता है आपको? जी तिलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ऐसा है तिलक जी, जो शरद पवार जी हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि वो राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और जिसको कहते हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि राजनीति के पके हुए चावल हैं। और जिस तरीके से वो राजनीति को करते हैं और राजनीति को समझते हैं और हर चीज के ऊपर बारीकी से नजर रखते हैं, इसी वजह से उनको राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। क्योंकि शरद पवार जी जनता की नब्ज पे भी ध्यान रखते हैं। शरद पवार जी कौन सी चीज, कौन सा सिक्का चलने वाला है, शरद पवार जी इस चीज को भी ध्यान रखते हैं। जो शरद पवार जी जिस तरीके से भूत और भविष्य वर्तमान तीनों चीजों को मिलाकर के अपनी राजनीति करते हैं, इसीलिए शरद पवार जी बनते हैं। और आपको एक चीज मैं बताऊं कि ये चीज मैं बार बार इस टेलीविजन, आपके भी चैनल पे मैं बार बार कई बार मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका वार रूम भी कमजोर है और इनका वॉरियर भी कमजोर है। क्योंकि ये जब भी कोई भी चीज लेकर के आते हैं, बिना सोचे समझे ये चीज नहीं समझते कि भाई जनता के अंदर ये चीज कितनी अपील करेगी।
चाहे और एक बड़ा संयोग आप मान के चलिए तिलक जी, मैं तो इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि कभी फ्रांस की कोई वहां की कोई मैगजीन है, उसके अंदर एक रिपोर्ट छप जाती है जस्ट जब भारत के अंदर हमारे पार्लियामेंट का सेशन चालू होने वाला होता है, उससे जस्ट पहले, और उसको लेकर के पूरा का पूरा एक महीना हंगामे बीत जाता है, यानी कि पूरा सेशन उसके अंदर नहीं भूल जाता है। निरंजन जी, आप पवार साहब का बयान सिर्फ उसी पर। तिलक जी, आपकी बात, सारी बातों का जवाब मिल जाएगा इसी बात में। उसके बाद में पेगासस का एक रिपोर्ट छप जाती है, तो वहां उसी चीज के ऊपर कांग्रेस उसको लेकर के भग पड़ती है। सरकार ने उसके बाद में क्लियर क्यों नहीं करने दिया पेगासस को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है और आप डिबेट में बोल रहे हो कि कोई ये मुद्दा ही नहीं है। आपको जानकारी है, पहले तो आप ये बताइए। नहीं, आपको जानकारी है, आपने इस चीज का, आप इस चीज के बारे में पढ़े हुए हैं? बिल्कुल, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं कि सरकार ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? श्रीमान, मेरी बात सुनिए। श्रीमान, देंगे तब इनका समय किल होगा। तिलक जी और तिलक जी के प्रोग्राम का टाइम खराब होगा, इसलिए साउटिंग मैच ना खेलिए। आपने जो सवाल किया मैं उसका विधिवत जवाब नहीं, आप गलत जवाब अरे भैया, सही सवाल कीजिए। आपका आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कि सरकार ने पेगासस की जांच में सहयोग नहीं किया? मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात तो सुनो, कहा कि नहीं? अब जवाब तो लो, आपने सवाल कर दिया, उसी सवाल जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब तो लीजिए। नहीं होगा। हाँ, देखिए ऐसा है, किसी भी मुद्दे की जांच कोई ना कोई जांच एजेंसी करती है, और जब वो जांच एजेंसी राहुल गांधी जी का मोबाइल मांगती है कि तुम अपना डिवाइस हमारे यहाँ जमा करवाइए, हम इसकी पेगासस मुद्दा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ निरंजन जी पवार साहब के बयान पर ना, सरकार ने जांच में सहयोग किया क्या? भूदेव शर्मा, एक मिनट प्रवक्ता पवार साहब मुद्दा, एक सरकार ने जांच में सहयोग किया था क्या? भूदेव शर्मा कौन प्रवक्ता कौन नहीं है आप तय नहीं करेंगे ना। एक मिनट रुक जाइए, प्रवक्ता महोदय हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो निरंजन जी सिर्फ मसला पवार साहब है, उनका बयान मैं ये जानना चाहता हूं, पवार साहब के इस बयान के मायने क्या है? जी, मैं वहीं पे आ रहा था तिलक जी, बीच में थोड़ा सा इस बात को डिरेल कर गए। एक्चुअल में शरद पवार जी दूरदृष्टा राजनेता है, और उन्होंने जिस तरीके से देखा है कि ना पेगासस का मुद्दा जनता को अपील किया, ना जो राफेल का मुद्दा जनता को अपील किया, और ना ही अभी ये हिडनबर्ग का मुद्दा जनता को अपील कर रहा है, तो शरद पवार जी ने इस चीज को देखा और समझा, और उनको अभी 25 मिनट में 2500 बार शेल कंपनी भूदेव शर्मा बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, शरद पवार जी ने इस चीज को देखा कि जो मुद्दा जनता को अपील करता है, उसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता मतलब है। मतलब कांग्रेस गलत मुद्दे को उठा रही है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, देश के अंदर कानून व्यवस्था के ऐसा ही है भूदेव शर्मा। तिलक जी, मैंने अभी कहा कि अगर महंगाई पर चर्चा करते हैं तो वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं प्याज नहीं खाती, बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि पकौड़ा तलिए, किसानों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती, जो भी बिल है वो डिस्कशन किए हुए सदन में पास कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह की तानाशाही चल रही है। प्रवक्ता महोदय से मैं पूछ रहा हूं प्रवक्ता महोदय से ये पवार साहब आप कह रहे हो कि तेल कंपनियों में पैसा किसका है? अगर आप सरकार के पक्ष में जवाब दे रहे हैं तो आप इनसे पूछिए कि सेल कंपनियों में जो पैसा लगा है 20,000 करोड़ रुपए, वो देश की जनता को आप प्लीज जल्दी से चाहते हो आप लोग? ऐसा है तिलक जी, ये चीज सेबी को नहीं पता, ये चीज ईडी को नहीं पता, ये चीज भारत की किसी एजेंसी को नहीं पता, ये जो टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अरे यार, आप बीच में इसे बुलवा लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार पुलिस के द्वारा घिरवा दिया गया, ये देश देख रहा है। ये क्या हो रहा है देश में, ये तो आपको भी पता है। जो चीजें हैं उनको क्लियर बोलिए ना। आपका जब शांत हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं बोलूंगा, बीच में मत बोलिएगा बस। आप बोलिए गलत जवाब मत दीजिए, सही दीजिए। देखिए ऐसा है तिलक जी, इनको अभी जानकारी ही नहीं है कि जिन सेल कंपनियों की बात कर रहे हैं वो सेल कंपनियां भारत में है या मॉरिशस के अंदर है। ये मॉरिशस की सेल कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। उस मॉरिशस के अंदर जहां के भूदेव जी भी हो सकता है राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी एक मिनट आपने देखिए भूदेव शर्मा जी, 1 मिनट रुकिएगा। आपने पूरे 25 मिनट में 2500 बार शेल कंपनी बोला,
अब उत्तर दे दीजिएगा, फिर उसके बाद शेल कंपनी मत बोलिएगा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, शेल कंपनियों की जांच क्या जेपीसी करता है? नहीं, बिल्कुल शेल कंपनियों की जांच नहीं नहीं लेकिन नहीं, ये सोच समझ के बोलिएगा। शेल कंपनियों की जांच जेपीसी करती है? नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, लेकिन ये हाँ, पूरी बात करेंगे तो अभी उन 2500 शेल बार बोला, आप कंपनियों बोलो, में- उन आप बोलो शेल जेपीसी कंपनियों करती है में जांच। पैसा किसका है? मेरे साथ मत खेलो, देखो भूदेव भाई शेल फिर दिक्कत हो कंपनियों में जाएगी। पैसा किसका लगा है? शेल कंपनियों की जांच जेपीसी करती है? कर सकती है, बिल्कुल। किसी को भी जेपीसी शेल कंपनियों की जांच करती है? नहीं, शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है ये जांच करती क्या है। भूदेव भाई कैसी बिल्कुल। बातें कर रहे हो यार? लॉजिक बातें, तिलक तर्क। जी, भूदेव भाई नहीं, किसी प्लीज को एक भी मिनट, JPC तर्कों पर बहस करो, किसी कुतर्कों को पर भी मैं नहीं जांच करता। के लिए आप बुला जेपीसी सकती की है। जांच, शेल कंपनी है जेपीसी की जांच करती है? कैसी बातें कर रहे हो? जेपीसी नहीं करेगी, लेकिन जेपीसी फिर जांच कर रहा है। अब फिर 2500 बार बैठ के यहाँ पे आपने क्या दिया? जेपीसी जेपीसी किसका जेपीसी। पैसा लगा है? एक मिनट रुको ना, शेल कंपनी शेल कंपनी। सुनिए तिलक जी, अगर जेपीसी घटित होगी तो वो प्रधानमंत्री जी को भी जांच सुनवाई के लिए भूदेव जी, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब एक मिनट सिर्फ शेख साहब का ऑडियो। पता चलेगा कि किसका पैसा भूदेव है भाई उसमें। हाथ जोड़ रहा हूं मैं, ऐसे पैसा कुतर्कों पर बहस नहीं किसका कर पाता हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ। हाजी साहब, आपको समझ में आया जो बात भूदेव जी कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्यों ना हो जेपीसी की जांच, आप बता दो क्या है बात। देखिए अब आप खुद ही सब चीज का जवाब दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इसमें कोई विरोध मुझे तो कोई चीज का दिख ही नहीं रहा है। पवार साहब ने जो कहा वो कहा, अगर किसी को मिर्ची लगे, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी पार्टी पवार साहब के साथ खड़े हैं, हमारे लीडर पवार मिर्ची साहब क्यों हैं। लगेगी ये- किसको? मिर्ची देखिए जिनको लगी इसमें- वो नाराज हो रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिसको भी लगी होगी, लेकिन हम तो देखिए मोदी जी की सरकार है, देश के अंदर सबसे बड़े, आज उनके सांसद के अंदर सबसे ज्यादा एमपी उनके पास ही है, वो चुन के भी आए हैं। पर विपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाजी वो साहब, बोलने नहीं देते, हाजी ये तो साहब, बात ये है। भूदेव जी दूसरी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मसला डर का भी हो सकता है, जैसे आईडी ईटी और सीबीआई, ये सब चीजों से राहुल गांधी को डराने की कोशिश की। राहुल डरे नहीं। अगर सर डर का होता तो हमारे अनिल देशमुख साहब 1 करोड़ 1.25 लाख रुपए में, आप उनका जो ईडी का देख लीजिए, 100 करोड़ का आरोप लगा, 1 करोड़ 1.25 लाख में वो उनका पूरा आज जो केस चल रहा है वो जामीन में बाहर है। तो फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डर रहे हैं? अभी उनका मुंह है, उनका जबान है, उनकी सोच है, तो कांग्रेस की जबान मुंह पे तो मैं तो मेरा जबान नहीं डाल सकता ना। अब भाई मेरा काम है, मेरे बॉस ने जो कहा है, हमारे लीडर ने जो कहा है वो कहा है, राष्ट्रीय लीडर है भाई। मैं कह देता तो मैं छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं, मेरी बात को कोई नहीं हवाबाजी करता। आज शरद पवार के नाम पे हंगामा हो गया। शरद पवार साहब ने कोई गलत नहीं कहा, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं, उस मुद्दे को उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? महंगाई है, किसान है, बहुत सी चीजें हैं। क्यों तिलक जी, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये उनका निजी मुद्दा है, लेकिन आज देश की जनता सर ये को निजी जानना क्या होता चाहती है? पूरी नहीं, पार्टी एक खड़ी हुई है, जिनके पवार साहब निजी बात बोलेंगे क्या? देखिए हमारे नेता कहते हैं डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, लो। चाहे ये संसद से निकाल दे, चाहे अब कुछ- पवार साहब डर गए? दे दे, चाहे जेल में पवार डाल दे। साहब कांग्रेस के लीडर लोगों हैं, की ममता आवाज़ बनर्जी उठाते के रहे, नहीं, नीतीश चाहे वो कुमार के महंगाई नहीं, की बात हो, मोदी जी चाहे के वो नहीं। देश के बेरोजगार युवाओं की बात हो, सभी के साथ अच्छी देश का ताल्लुकात कोई भी है मुद्दा पवार हो, साहब का। चाहे सरकार कितने भी तानाशाही रूप आप से वो दबा- इतने दिल पे लेने की बात नहीं है, दिल पे लेना नहीं अपने चाहिए देश के लोगों के मेरे साथ- दोस्तों को। एक आखिर इन शेल कंपनियों में फिर आ गए शेल कंपनियां, बिल्कुल फिर शेल कंपनी आ गई। बिल्कुल। मेरे भाई भूदेव भाई, आज क्या हो गया आपको? आज क्या हो गया आपको? नहीं, ये किससे क्लास लेकर आए हो? पता चलना चाहिए तिलक जी, इससे पहले कौन सी डिबेट में थे? 20,000 करोड़। मुझे आप ये बताइए तिलक जी, मैं आपसे आज- जानना चाहता हूँ अच्छा कि मुझसे राहुल जी को- मुझे राहुल जितनी जी को बातें समझा रहे हो, मैंने कहा तिलक कि जी- हाजी साहब को समझा लोगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक, मुझे समझाने किसी को नहीं मैं समझाऊंगा। एक मजबूरन मुझे तिलक एक जी, मिनट मुझे किसी को तिलक जी, हाजी साहब हाजी साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब ब्रेक के उस पार पूरा वक्त आपको दूंगा। जरा मसला क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का था, मैंने कहा आपस में निपट ले। अगर भूदेव जी समझा पाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा नहीं पाए। हाजी साहब ने कहा कि पवार साहब किसी के बाप से नहीं डरते हैं, समझे? और भूदेव जी कह रहे हैं डर गए, और हमारे नेता कहते हैं कि डरो मत। मतलब पवार साहब को भी बीजेपी डरा गई, आप ये कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है चर्चा, जल्द हाजिर हो रहे हैं। पवार की पावर, राहुल को झटका। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल थे और सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। अब मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे है, कौशल साहब। देखिए पूरे देश में एक मुद्दा है, और भूदेव भाई मैं एक पहले पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी आपका विवेक। अब ये शेल कंपनी मत करना है प्लीज, क्योंकि जो मसला है ना, जो वोटर थे आपके, मतलब गांव के जो वोटर हैं,
उनको ये मालूम ही नहीं होता कि शेल कंपनी भला क्या है। अब किसी ने कहा हिडनबर्ग, और वो कह रहे कि हिडन वो यूपी में बहने वाली है। मैंने कहा नहीं नहीं वो नहीं है मसला, विदेश का है। कह रहा अच्छा। अब ये वो काम मत करना, बाकी आपका विवेक है ना। तिलक जी, हाँ, अगर गांव के लोगों को नहीं पता है तो क्या उनके पैसे को इस तरह व्यर्थ बहने देंगे? ठीक है, वो बोलते रहो, बोलते रहो। अब एक मिनट, जब आऊंगा तब बोलते रहना शेल कंपनी बनती है विपक्ष की। जब आऊंगा आपके पास तब बोलते रहना, ऑडियो खोल दूंगा, शेल कंपनी बोलते रहना। अब मैं ऑडियो नीचे नहीं करना चाह रहा, वरना फिर आप बाद में बोलोगे कि म्यूट कर दिया इन्होंने, है ना। मैं करता नहीं हूं काम, रुक जाओ। ये डॉक्टर कौशल साहब, जो बात पवार साहब ने कही, और पूरे देश में क्योंकि जेपीसी की मांग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ठीक, आप लोग गठित करोगे नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं उस सवाल में जा ही नहीं रहा। मेरा अलग सवाल है, मैं थोड़ा अलग मसले पर चर्चा करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे पवार साहब ने कहा कि भैया 21 में से 15 लोग तो आप ही के होंगे सत्ता पक्ष के, यही बात कही थी ना हाजी साहब, पवार साहब ने। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। जी बिल्कुल। जब 21 में से 15 आपके होंगे तो फिर जेपीसी को लेकर बीजेपी को डर क्यों है? बीजेपी को कोई डर नहीं है। बात यह है कि संविधान क्या कहता है, बात यह है कि इसी तो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता जेपीसी गठित हो। तिलक जी, या तो मैं इस तरह, या तो आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, सुन लीजिए। नहीं सर, सवाल तो यही था ना कि मैं जवाब देता जाऊंगा। 21 में से 15 लोग आपके हैं तो फिर डर क्यों सर? हमें डर नहीं है, क्योंकि जो हमें सही लगता है, जो पार्टी को सही लगता है, पार्टी वही करेगी। हाँ। किसी भी विपक्ष की नाजायज डिमांड को जो हमें करेक्ट नहीं लगता वो नहीं चालू होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे मित्र बोल रहे हैं सारी चीजें, कंपनियों की बातें करें, मैं उस पर दोबारा फिर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और किसी के पास किसी भी तरह के कोई भी सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल करे और उसको एक्सपोज करे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। बात यहाँ पे यह है कि जब भी जेपीसी बनाई गई, पहले तो ये मान लीजिए कि जेपीसी सबसे पहले गठित हुई थी इन्हीं के कांग्रेस के घोटाले को एक्सपोज करने के लिए। जब बोफोर्स तोप लाए तो उसमें पहली बार देश में जेपीसी बनाई गई थी। क्यों बनाई थी वो सर? वो इसलिए क्योंकि पूरे देश की जनता को लगता था कि बोफोर्स कंपनी में घोटाला हुआ। पूरे देश की। अच्छा, वो खबर सबसे पहले आई कहां से थी? इसकी जानकारी यहां बैठे हुए मुझे नहीं है। एक रेडियो, स्वेच के रेडियो था, उससे खबर आई थी, उसके बाद जांच की गई। जी, मुझे यहाँ हर चीज की जानकारी होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि पुरानी बात है, मैंने एक बात रखी जो हाँ। मुझे पता थी। ठीक। अब बात आती है कि अगर जेपीसी जब भी गठित होती है उसमें पक्ष विपक्ष और मेजॉरिटी अगर सदन चाहता है हाँ। तो जेपीसी बनती है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और ऐसा ही होता रहा है, ऐसी परिपाटी रही है। तो आज मेजॉरिटी को ये लगता है, आज मेजॉरिटी को लगता है कि नहीं बननी चाहिए, इसलिए नहीं बन रही है। अच्छा, मतलब आपको जो सूट करेगा आप वही, मतलब जो आप दिन को दिन कहोगे, रात को रात कहोगे, तो वही। मैं आपसे जो देश की जनता को सूट करेगा हम वो करेंगे। कैसे तय होगा? आपने कहा, एक मिनट सर, आप तथ्य करेक्ट कर दीजिएगा, मैं तथ्यों से ही बात करूंगा जी। 1992 और 2001 जेपीसी गठित हुई थी, जो सही साबित हुई थी। क्या मैं गलत हूं? जी सही है, बिल्कुल। तो इसमें गलत क्या है? हम कब मना कर रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हो कि सर जेपीसी की जरूरत नहीं है। 1992 और 2001 में जेपीसी जो गठित हुई वो सही साबित हुई। जेपीसी अभी तक मेरे ख्याल से 7 या 8 बार गठित हुई है, 8 में से 2 बार सही साबित हुई है, बाकी सब सर तो 2 बार सही तो साबित हुई है। 1992 और 2001 में बता रहा हूं सर आपको। इसका मतलब आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजडम कुछ ना हो, जो विपक्ष का वही करे, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, जो तो देश मतलब की जनता के लिए उचित रहेगा, जो देश की जनता के लिए उचित रहेगा वही होगा। ओके, शेख साहब, आप एक आखिरी बात बता दे, सारा विपक्ष मिलकर के इस समय क्या कर रहा है? वो यही कह रहा है ना, मोदी हटाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इसीलिए सारे भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण हो रहा है। नहीं, मतलब तो अडानी है, तो आप उसको मोदी से क्यों जोड़ रहे हैं? सुन तो लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में आ गए, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए, चिंता मत कीजिए, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में पहुंच चुके हैं। अब आपकी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है क्या? कैसी बात कर रहे हो भूदेव भाई? एक मिनट, आज पता नहीं क्या हो रहा है आपको, इतना उतावला। हादी साहब, जो आरोप लगाते, अब ये कह रहे हो कि सारे भ्रष्टाचारी, वो तो आपकी पार्टी से गए, सारे भ्रष्टाचारी थे क्या पार्टी में? नहीं तिलक जी, मैंने ये कह रहा हूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी होते हैं, जिन पर ये आरोप लगाते हैं, तिलक जी ये भेजते हैं, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन, इनके नेता। एक मिनट भूदेव भाई, क्यों आप
क्यों आप डॉक्टर साहब अपनी बात रख रहे हैं, आप अपना इनके बीच में। नेता बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में हूं, मेरे पे ईडी सीबीआई छापा नहीं मार सकती, या सर, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब भूदेव भाई एक मिनट पहले मैं हाजी साहब के पास, क्योंकि डॉक्टर साहब अपनी बात रख रहे हैं, उनको बात तो रखने दो कम से कम। या तो अगर सवाल पसंद नहीं आ रहे तो आप आके कर लो सवाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट हाजी साहब, जी सर, आपने कहा था कि जो बयान पवार साहब ने दिया वो किस नजरिए से दिया वो 24 में समझ में आ जाएगा। मुझे आप लोगों की तरह राजनीतिक इतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जितना आप लोगों के बीच में उठता बैठता हूं समझता हूं, इतना समझ में आया कि कहीं ये बयान आप जो दे रहे हैं वो ये तो नहीं बता रहे कि तीसरे मोर्चे की तैयारी है। जो वक्त बताएगा वो, मैं नहीं कह सकता, मेरे वरिष्ठ सब ये सब चीज के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ। राजनीति एक मुट्ठी होती है, मुट्ठी के अंदर 5 उंगली पे हम अपने उंगलियों को हमारे जनता के हित में, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, उसको देख के आगे का हम तय करेंगे, हमारे पार्टी तय करेगी। इस तरह के तो हम- मतलब ये बंद मुट्ठी है लाखों की, बंद मुट्ठी है हमारी, उसमें क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी हमें नहीं चला रहा है, ना मैं कांग्रेस को चला रहा हूँ और ना ममता बनर्जी को, ना नीतीश कुमार को चला रहे हैं। समझ में आया भूदेव जी? आप अपने अपने राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति करेंगे, हमारे वोटर कैसे बढ़े, हम कैसे, और जो सच है वो शरद पवार बोलते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप राहुल गांधी को निपटाने में लगे हुए हैं, राइट? नहीं, लिपटाने की बातें नहीं है, वो तय किया जाएगा किसको लिपटाना किसको नहीं। पवार साहब उम्रदार और बुद्धिजीवी है और बहुत बड़े लीडर है हमारे, और हम बीजेपी के खिलाफ जाने वाले हैं, ये तय नहीं है तो पक्का। ये देखिए हाजी साहब, वो पवार साहब को जो जानते समझते हैं आप लोग, तो खूब कहते हैं कि जो दायां हाथ होता है बाएं हाथ को भी नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या करने वाला है। सर, मैं अभी सुबह से 4 चैनल में बैठा, आपके जैसा ऐसा तिलक जो आप जो है ना, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना फास्ट है आप, कि सारे पूरे लोगों की जो मसाला आपके पास है, आपके दिमाग को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आप इसी तरह बहुत बड़े देश के एंकर बने और मोदी जी को और अमित शाह को भी इस तरह के सवाल करें। हाजी मेरा एक साहब, सपना है, आप देखना चाहता हूं मैं। हाजी बहुत साहब, अच्छा बात। हाजी बोलिए, साहब बोलिए, बोलिए। सुनिए ना बोलिए मेरी बात, साहब। अगर आप इतनी मोहब्बत से ये कह रहे हैं तो ये मैं नकारता नहीं आपकी बात को, लेकिन दिक्कत ये है कि 18 सालों में इस कलम को कोई खरीद नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक, सच्चाई है उसमें। तो सच्चाई ये मेरी फितरत है, सवाल पूछना मेरी आदत है। जी जी, अच्छी बात है, ठीक, करना चाहिए ना। हाँ, जिनको पसंद नहीं वो बात है ना, तुमको जो सर, पसंद हो मोदी वही जी बात तो हम लोग कहेंगे, तुम बैठना दिन भी को नहीं दिन था, कहो तो मोदी रात को मीडिया रात में कहेंगे। बैठते हैं। तिलक चावला ने वो आपके- सीखा नहीं सर। आपके खैर, चैनल का नाम है, अच्छा बोलते हैं इसलिए हम लोग बैठे हैं, नहीं तो हम थैंक मोदी यू मीडिया में नहीं बैठते थे। हाजी साहब, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जी शुक्रिया। बोलिए, सवाल बोलिए। हाँ निरंजन जी, ये बात जो हाजी साहब कह रहे हैं कि ये तो मुट्ठी बंद है पवार साहब की, जब खुलेगी तभी पता चलेगा। मैंने गलत तो नहीं पकड़ा ना? मसला तीसरे मोर्चे का भी हो सकता है, इस बयान के वो मायने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा देश में। हाजी साहब ने खुद कहा कि 4 डिबेट सुबह से कर चुका। जो सच है वो मैंने कह दिया है, मैं चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ। नहीं, कि बहुत हमारा अच्छी जो बात है कही, मुख्य बहुत कम प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो खुलकर बात ऐसी करते हैं। जी, देखिए जी, सुना हम निरंजन जी, कितने आपने कहानी वही है ना। हमें सम्मान मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम अपना रास्ता हम अपनी तरफ देखेंगे ना। नब्ज को भी पकड़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही हाजी साहब ने, सम्मान मिलेगा तो सम्मान के साथ जो है समझौता नहीं होगा हर जगह बीजेपी को छोड़ के। हाँ निरंजन जी। जी देखिए ऐसा है तिलक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, शरद पवार जी जनता की नब्ज को समझते हैं और वो इस चीज के ऊपर भी निगाह और नजर रखते हैं कि कौन सी चीज जनता को अपील कर रही है और कौन सी चीज ऊपरी हवाई फायरिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में बहुत बड़ा विपक्ष का धड़ा ऐसा है जो इन चीजों को नहीं देख रहा और कदाचित इसीलिए वो बार बार मेरे हिसाब से परास्त होता जा रहा है। इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज जनता से जुड़ी हुई है, जिस तरीके शरद पवार जी ने कही। और ये जो बार बार एक चीज लेकर के जिसका हमारे यहाँ हो चुकी है कई बार चर्चा, ये सेल कंपनी 20,000 करोड़ रुपए। देखिए इसके अंदर आपने बहुत अच्छी बात कही तिलक जी, और इसके अंदर आपको एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ। ये जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस जिन सेल कंपनियों का बारे में आरोप लगा रहे हैं, वो सेल कंपनियां भारत की नहीं है, वो सेल कंपनियां ये मॉरिशस की सेल कंपनियों के लिए आरोप लगा रहे हैं कि मॉरिशस के अंदर सेल कंपनियां हैं जिनके अंदर 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और वो अडानी का 2 नंबर का पैसा है। इनका आरोप ये है और ये इनके पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है जो ये ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित करी है उसको दे सके या सुप्रीम कोर्ट में सीधा उस चीज को प्रस्तुत कर सके। ये केवल इनके पास ले दे करके इन चीजों को प्रमाणित करने के लिए एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट है। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि इन हवाई फायरिंग, कोई कहे तिलक भाई कौवा आपका कान ले गया,
तो पहले तिलक जी- आपको अपना कान संभालना चाहिए या कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए? तो अभी लेकिन मतलब- यहाँ पे जितना जो- जितना आप जिसको बोल रहे हैं कहते- सर उतनी आसानी नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हो, तो वैसा नहीं है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, लोकसभा में विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, उसके बारे में बोलिए ना। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना। तिलक जी, आप तिलक ऐसा है, जी, ये निरंजन देखिए, ऐसा है, प्रवक्ता आप- हैं, इनसे पूछिए कि एक बार वो मुद्दे बताएं, वो देश के वो मुद्दे बताएं जिन पर सरकार बहस करना चाहती है। कोई एक मुद्दा बता दें जिस पर सरकार बहस करना चाहती है, ठीक ये है। बताने की कोशिश करें ना। आप बता रहे हो तो सरकार और सुनिए, JPC को नहीं सबूत- करना चाहती। आप नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए निरंजन आप। जी, मेरी बात एक सुनिए। सेकंड, अगर हाँ। विपक्ष ही सबूत पेश करेगा तो सरकार क्यों बैठी हुई है? सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार के पास आप जवाब ये हो रहा है केवल आप जवाब लीजिए, जनता को आप जवाब डराने लीजिए। के लिए उसकी आप जांच जवाब कराओ ना। लीजिए। सरकारी आप संस्था जवाब के लीजिए। लिए आप जांच जवाब करने के लीजिए। लिए सरकारी संस्था है, जांच करवाइए ना उनकी। आप जवाब लीजिए। आप जवाब लीजिए ना अब। ईडी गई, कितनी बार सीबीआई गई, ये बताओ ना। आप जवाब लीजिए ना अब आप जवाब लीजिए। देखिए ऐसा है, इसके कोई एक ऊपर मुद्दा अगर हम बताइए चलेंगे जिस तो पर बहुत सरकार लंबी बहस बहस करना होगी। चाहती है। हाँ, बोलने दीजिए, बोलने बिल्कुल दीजिए। सीमित भाषा के अंदर आपको मैं ये चीज बता देता हूँ कि जो शरद पवार जी ने आज कहा है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। जैसे उन्होंने महंगाई का बताया, बेरोजगारी का बताया, तो महंगाई कानून पर व्यवस्था सरकार का बात बताया, करना महिलाओं चाहती के है। ऊपर भूदेव अपराध का शर्मा, बताया। भूदेव अरे यार, अब शर्मा। फिर बीच में बोलने लग गए यार। अरे बोलिए, बोलिए, बहस आप नहीं हो सकती भाई वो साहब। मुद्दा बताइए। भूदेव भाई, अरे, एक वो मिनट, मुद्दा एक बताइए। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, भूदेव भाई। बहस करना चाहती है। भूदेव आप भाई, मुझे एक मिनट, बात बताइए, एक मिनट। जेपीसी पे भी सरकार बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इसको लेकर के आप कैसे पीछे पड़े हुए हैं? एक अरे मिनट, जैसे एक आप मिनट। टीवी पे, जैसे आप ट्विटर के ऊपर, जैसे आप अखबारों के अंदर, जैसे मीडिया के अंदर जिस तरीके से आप वो 20,000 करोड़ की ढपली बजा रहे हैं, उसकी बजाय आप इन चीजों के ऊपर भी तो ढपली बजा सकते हैं। एक मिनट, लेकिन आप कनेक्ट नहीं एक कर रहे हैं। मिनट, मैं एक बात से सहमत हूं जो बात हाजी साहब ने कही। अब मैं उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। डॉक्टर कौशल, एक मिनट, भूदेव भाई फिर वही शैलकम, एक मिनट। डॉक्टर कौशल जी, जो बात मैंने हाजी साहब से सुनी वो मुझे थोड़ा मसला लगा। वो कह रहे कि बंद मुट्ठी है, पवार साहब की बंद मुट्ठी है, और ये बात सब जानते हैं। दायां हाथ बाएं हाथ को नहीं पता कि क्या होगा। उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर किसी को कोई संदेह तो होगा नहीं, है ना? तिलक जी, इतना लंबा तजुर्बा, इतना राजनीतिक अनुभव, क्या वाकई मसला अगर तीसरे मोर्चे का हुआ तो काम तो और आसान हो जाएगा डॉक्टर साहब की नहीं बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का काम आसान प्रदेश की जनता और देश की जनता करेगी। किसी पक्ष और विपक्ष में ताकत नहीं है, जनता के वोट की ताकत है जो किसी को मोदी बना सकती है और किसी को राहुल बना सकती है। ये सिर्फ वोट की ताकत है, और वो जनता काम पे डिसाइड करती है, इंप्रेशन पे डिसाइड करती है, विकास पे डिसाइड करती है। आपने देखा अभी तक यही पिछले 2014 से लेके आज तक ये इसी तरीके से मुद्दे लाते रहे हैं, लेकिन फिर भी देश की जनता ने नकारा है। अब बात आपकी आती है कि मुट्ठी बंद है। बिल्कुल सही कहा हाजी साहब, बहुत अच्छे मतलब तरह से प्रवक्ता राजनीतिक है, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक डिसीजन हमेशा राजनीति के तौर पे ले जाते हैं, वो यहाँ पे टीवी बैठ के डिस्कशन नहीं किया जाता। बिल्कुल। बट ये समझ लीजिए कि जेपीसी अगर बनेगी, सुन लीजिए क्यों मना किया होगा, जो मेरी समझ है। हाजी जी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये पॉलिटिकल कमेंट नहीं, एक राजनीतिक का अपना अध्ययन है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जेपीसी जब भी बनेगी तो जेपीसी की मीटिंग जब भी होगी तो उसमें अखबार में सारी न्यूज कटिंग्स आएंगी, सब कुछ छपेगा, और नाम किसका होगा? कांग्रेस का होगा, और कांग्रेस का होगा तो राहुल का होगा। तो राहुल एक बड़े लीडर बनने की जो रेस में लगे हुए हैं, जो कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करके मोदी जी के बराबर लाने की कोशिश कर रही है, वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। राहुल जी के बराबर आने के लिए तो आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे। बार बार आप बोल रहे हो राहुल जी और मोदी जी। अरे बोलने तो उनको जवाब देंगे आप। जिन्होंने अपनी दादी को और भूदेव भाई, पिताजी को आतंकवादियों को खोया हो। अब भूदेव भाई, भूदेव भाई एक मिनट, भूदेव भाई क्या हो रहा है ये? भूदेव भाई वो अपनी बात करते हैं, आप बीच में आप रुकोगे? एक मिनट, मोदी बनना है। उदय भाई वेलकम पिक्चर आप का इनको भी उदय तो भाई बोलिए। बनोगे। आप सुनिए मेरी बात। आप अगर इनको भी अगर राहुल बोलिए। गांधी बनने के लिए 4 जन्म लगेंगे तो शरद पवार बिल्कुल बनने के लिए लगेंगे। आपको 100 जन्म लगेंगे। बिल्कुल ठीक? लगेंगे। हाँ, तो आप इतना समझ लो। अब इससे ज्यादा अगर मैं समझा पाऊं तो फिर मैं समझाऊं हिंदी में, और एक और उदाहरण दूं आपको। इनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब नहीं दे रहे। भूदेव भाई, आप अगर आप उनके बीच में बोलोगे तो निरंजन जी बोलते हैं तो आप बीच में बोलते हैं, हाजी साहब बोलते हैं तो आप बीच में बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं तो आप बीच में बोलते हैं। ये जब गलत बोलते हैं तब मुझे बीच में बोलना आप पड़ता है तय कि करेंगे, गलत जनता को, बोलते हैं। जनता के ऊपर भी कुछ छोड़ दीजिए ना सर, है ना? आप कह रहे हो शेर आया, शेर आया, शेर आया। आप लोग जैसे कह रहे हो कि बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। सर, जब तक शिकार नहीं करोगे तब तक मैं शेर कैसे मान लूं?
और 2014 से कितने शिकार उदय किए? भाई तिलक बोलने जी, दीजिए, जवाब देंगे उनको। आपको बुरा लगेगा फिर। अभी रुक जाओ ना भूदेव भाई, क्यों मुझसे बुलवाते हो? एक मिनट रुक जाओ, डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपने मित्र का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि ये कह रहे हैं राहुल के लिए 4 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे राहुल के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, आप राहुल हो जाओगे, क्योंकि उनके प्रवक्ता ऐसे ही आगे बोलते हैं। कुछ और करने की जरूरत, जन्म की जरूरत ही नहीं है साहब। ठीक, तो बात यह है कि अगर विपक्ष भी तो क्यों राजनीति कर रहा है? इसलिए राजनीति कर रहा है कि वो सत्ता में आए। ठीक, सेवा भी करे और सत्ता में आए। सर पवार साहब, अब पवार साहब भी राजनीति को, जब उनके प्रवक्ता को उस मुट्ठी के बारे में नहीं पता, तो बीजेपी के प्रवक्ता को उस मुट्ठी के बारे में कैसे पता होगा? और उनका जो अपना विजडम है उसके हिसाब से डिसीजन लिया होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है तीसरे मोर्चे के बारे में सोच के ही डिसीजन लिया गया हो। और उन्हें यह भी हो सकता है लगे कि चूंकि एक पूरा सेशन खराब हो चुका है इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चक्कर में, पार्लियामेंट का इतना बड़ा कीमती टाइम खत्म हो गया, तो मंझे हुए नेता, उन्हें लगा कि अगर ये मुद्दा इसी तरह से चलता रहेगा तो आगे फिर प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने सोचा इस मुद्दे को छोड़ो और आगे बढ़ो। राजनीति आगे बढ़ने का नाम है, न कि किसी मुद्दे पे चिपक के रहने का काम है। क्योंकि देश की जनता आगे बढ़ रही है, देश भी आगे बढ़ रहा है और विकास हो रहा है। सब जगह सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। और भारत की जनता जो है उनको पसंद कर रही है, उनको चुन रही है, वोट दे रही है। डॉक्टर साहब आप फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन हाजी साहब ये मसला वही है जो आपने सम्मान का जिक्र किया। क्या आपको वीर सावरकर वाले बयान अभी भी चुभ रहे हैं जो राहुल गांधी गाय बगाए देते हैं? देखिए, वीर सावरकर के जो सावरकर साहब के बारे में जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब महाराष्ट्र के गवर्नर नहीं है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की, ज्योतिबा फुले और सारे लोगों की जो अपमान किया था ये कोश्यारी साहब ने, तभी इस बारे में तो वीर सावरकर के बारे में तो ये जो लोग से शिंदे ग्रुप और देवेंद्र जी या बीजेपी वाले ने कभी हल्ला नहीं किए थे। उस टाइम उनको बुरा नहीं लगा था। अब वीर सावरकर के बारे में उनको बुरा लगा तो वो अलग बात है, ठीक है, लगने दीजिए। उसके खिलाफ भी नहीं हमने कभी नहीं, तो आप साथ भी और नहीं भी हो, फिर साइन क्यों कर देते हो फिर कोरे कागज पर? जी, हमने समर्थक भी नहीं दिया ना राहुल जी को। हाँ, हमने राहुल जी को समझ, हमारे पवार साहब ने उनसे बात भी किया ना इसके बारे में कि इसके बारे में बिल्कुल चर्चा ना करे, क्योंकि राजनीति में चर्चा अभी इसके बारे में करें। जो महाराष्ट्र के हमारी जो राजनीति महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। वो हमारे जो विधायक है अभी 56 आमदार हमारे जो चुन के आए, तो वो इसके अंदर इनको भी चुन के आना है। तो किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए, आगे देखना चाहिए। आप समझ में आ गया भूदेव भाई कि अब वीर सावरकर को लेकर कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को? आदेश है पवार साहब का? नहीं, पवार साहब का आदेश नहीं, इसके बारे में चर्चा हुई है, जो भी है ऑनलाइन चर्चा हुआ है। भूदेव भाई आप बोलो जोर से। संजय राउत ने कहा है, आप बोलो, वीर सावरकर को लेकर इतनी जोर से बोल रहे थे, आप बोल के दिखाओ। तिलक जी, देखिए ऐसा है कि जो मुद्दों से भटकाने की जरूरत तो नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना है कि जो मुद्दे हैं उन पे बात करो। अभी जो क्या है, अभी एक प्रवक्ता वीर सावरकर मुद्दा नहीं, शेल कंपनी मुद्दा है। बिल्कुल सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस समय जो मुद्दा है कि इन्होंने कहा कि और मुद्दों को लेकर के बात नहीं करते हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक राहुल जी ने जिन मुद्दों के लिए यात्रा की थी, पैदल यात्रा, वो किसके लिए की थी? ये मोदी जी कर सकते हैं क्या? एक 5 किलोमीटर पैदल चल के बताइए ना, राहुल तब बन पाओगे? अपने पिताजी के सब को टुकड़ों को पहचानना पड़े हुए करके दिखाए मोदी जी, जिनकी डिग्री का नहीं पता, जिनका कुछ नहीं पता। मोदी और राहुल में बहुत डिफरेंस है, आपको ये समझना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी दादी को आतंकवादियों के हाथों खोया हो, तो ऐसे लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए जान दिया, इस देश को बनाने में कुर्बानियां दी हैं, और वो लोग ये बात करते हैं कि कौन किसकी तुलना कर रहे हैं। हर आदमी का अपना महत्व है, लेकिन फर्जी डिग्री वाले राहुल गांधी नहीं है। डिग्री दिखाता हूँ, आपसे 4 सेकंड डॉक्टर कौशल, डिग्रियां मेरे सिर्फ डॉक्टर साहब का ऑडियो रहेगा। एक मिनट, अभी मैं डिग्री वाले मसले में जाऊंगा तो फिर बहुत कुछ है, विषय भटक जाएगा सर। फिर बहुत मुख्यमंत्री रहे और फिर यह भी बताना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी जी कितनी पढ़ी हुई थी। बुरा लग जाएगा आपको, है ना? अब उस पर चर्चा मत करिएगा, ठीक है? वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, कौन कितना कहां से पढ़ा हुआ है, फिर दिक्कत हो जाती है। रुक जाइए एक मिनट। हाँ, डॉक्टर कौशल साहब, यह मसला ये कह रहे हैं कि आप लोग डर की राजनीति करते हैं और इसका एक उदाहरण बकायदा इन्होंने दिया है। मैं 3 मसले आपके सामने रखूंगा जो आरोप कांग्रेस के हैं, वो 3 मसले एक एक करके आपके सामने आएंगे। पहला मसला ये गुलाम नबी आजाद वाला। आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद वाला मसला, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया और ट्वीट बड़ा दिलचस्प है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के फैसले के बाद 24 घंटे में सदस्यता रद्द हुई।
48 घंटे के अंदर बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया, यानी कि नोटिस। लेकिन गुलाम नबी आजाद के मामले में आपने अब तक कुछ फैसला नहीं लिया। मसला यह बंगले का है, क्योंकि 9 फरवरी 2021 को आजाद साहब आजाद हो गए थे, सदस्यता छोड़ दी थी, और अप्रैल 2023 आ गया। सर प्लीज, डॉक्टर कौशल साहब, डॉक्टर साहब प्लीज अगर स्क्रीन पर ला पाए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मसला ये डर की राजनीति का है। आजाद साहब इस वक्त वैसे भी चर्चाओं में हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बंगला राहुल गांधी का खाली हो सकता है, बंगला राहुल गांधी का खाली हो सकता है, तो फिर आजाद साहब का क्यों नहीं? कांग्रेस का आरोप। बिल्कुल वो कांग्रेस आरोप लगा सकती है ना, क्योंकि कागज पे काम तो कुछ करती नहीं है। बेल लेने के लिए पहले 15 दिन तक डिले किया, उसके बाद सड़क पे ड्रामा करने के बाद फिर बेल लेने के लिए पहुंचे, तो कांग्रेस ड्रामे करती है। अब इसका जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी को 1 महीने का नोटिस दिया गया। नोटिस देने की वजह से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि किसी वजह से आप बंगला खाली नहीं करते, तो उसके एक वैलिड रीजंस होते हैं उसमें बने हुए नियमावली में। आप उस नियम के तहत आप लेटर दीजिए, आपको कानूनी तौर पे एक्सटेंशन भी मिल सकता है और कानूनी तौर पे टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये गुलाम साहब को खास रियायत मिली है। सुन लीजिए, गुलाम नबी साहब ने क्या लेटर दिया और क्या कम्युनिकेशन हुआ है वहां के होम, जो उनका पर्सनल वाला डिपार्टमेंट होता है जहां से वो अलॉट होता है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो मैं इस पर बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर ये गैर कानूनी है तो ये मामला सबके सामने सड़क पे आए ना। अगर गैर कानूनी है यानी कुछ कानून के दायरे में रह के किया गया होगा ना, तो राहुल गांधी को तो कानून समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो फाड़ के फेंक देते हैं कानून को। अब दूसरा मसला एक और ट्वीट का है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जी, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो प्लीज ट्वीट प्ले कर पाए। राहुल गांधी का ट्वीट है और वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। बकायदा उन्होंने अडानी का जिक्र करते हुए बताया गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंता, अनिल, और फिर अडानी का जिक्र कर दिया उन्होंने। लेकिन हेमंता बिस्वा जी नाराज हो गए, भड़क गए, कह रहे आप कोर्ट में देखेंगे। इतना बुरा क्यों लग गया आपको ये ट्वीट? डॉक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर। अगर किसी को पर्सनल कुछ बुरा लग रहा है, हेमंता जी ने कुछ लिखा होगा, मेरे सामने ट्वीट नहीं, मैं बता नहीं सकता। अगर कुछ लगा होगा, वो अडानी की फुल फॉर्म लिखी है। उन्होंने कहा कि ये नाम है, ये जो कांग्रेस छोड़कर चले गए बीजेपी में, उनका नाम लिखा। उन्होंने कहा कि ये फुल फॉर्म। तो हेमंता बिस्वा जी नाराज हो गए, कहा कि कोर्ट में मिलेंगे। तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर उन्हें बुरा लगा है और वो कोर्ट में मिलने की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में बचे जा करके, क्योंकि ऑलरेडी माफीनामा लेके हर जगह से भाग रहे, बेल पे घूम रहे थे, एक जगह से और बेल पे घूमेंगे। इसमें क्या नई बात है? कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके किसी को नोटिस देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कोई भी दे सकता है, जो राहुल गांधी में अकल नहीं है। ठीक, फाइनल एक और ट्वीट था और ये कहा जा रहा है कि भाई शरद पवार अडानी जी के नजदीकी हैं, जो आरोप चर्चाओं में है, तो इस वजह से जो है पवार जी ने स्टैंड लिया अडानी के पक्ष में। इसके बारे में मेरे ख्याल से मुझे जवाब देने के बजाय पवार जी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, अब मैं फाइनल कमेंट हाजी साहब आपसे ले रहा हूं। इस कहानी का पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। अगर विपक्ष ये कहता है, विपक्ष एक राय बनाता है, एक मत लेता है कि पवार साहब प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, चैप्टर क्लोज। हाजी साहब, लगता है आपको कि यही एक रास्ता है 24 के लिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है। ये अडानी और कोई और बोलने से प्राइम मिनिस्टर तो भारत का नहीं बनता है। रही बात जनता जिसके साथ होता है वही प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर सभी विपक्ष दल एक तय कर ले कि पवार साहब को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और सबको प्रधानमंत्री बनाएगा तो स्वागत है। सभी विपक्ष अगर बनाते हैं तो स्वागत है। हम तो इसी रास्ते में बैठे, हम तो बैठे ही उसी लिए कि हमारे साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए ना। हर किसी का सपना है अपना बाप प्राइम मिनिस्टर बने, हर किसी के कार्यकर्ता का सपना है मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर बने भारत का। मैं सपना देखना क्यों नहीं, मैं हकीकत भी उसको कोशिश करूंगा कि हकीकत में बदले। उदय भाई, समझ में आ गया? दूसरे में क्या दिक्कत है? ये हर कोई बिल्कुल गलत क्या है? हर कोई नहीं, बिल्कुल आप समझ के समझना समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में डैश डैश डैश। नहीं तो आप नहीं तो वो राहुल गांधी है तिलक जी, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी बनने के लिए तो आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी।
फर्जी नहीं है, डिग्री दिखाने से भी नहीं डरती चलिए, है। ओके ओके भूदेव भाई, अब जो है अगली डिबेट के लिए थोड़ी ऊर्जा बचा के रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो पवार की पावर, राहुल को झटका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।